नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल द एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में हम आधुनिक काल के संपूर्ण लेखकों कवियों के महत्वपूर्ण कथनों को विस्तारपूर्वक पढ़ेंगे, जो 2023 के सभी भर्ती परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बेहद उपयोगी होगी, खासकर बिहार टीजीटी पीजीटी के लिए और एमपी टीजीटी पीजीटी के लिए, एचपी टीजीटी पीजीटी के लिए, यूपी टीजीटी पीजीटी, जीआईसी प्रवक्ता, लेक्चरर भर्ती परीक्षा और केबीएस, एनबीएस, डीएसएसपी आदि परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बेहद उपयोगी क्लास होगी। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए होंगे तो आपसे नम्र निवेदन है, सेशन को लाइक कर दीजिएगा। सेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला कथन है, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का प्रतिबिंब होता है। कि हर एक देश का साहित्य है जो वहाँ की जनता है उनके प्रवृत्तियों पर निर्भर होता है, उसी का छाया रूप होता है वहाँ उस देश का साहित्य। यह कथन किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। इसको याद कैसे रखेंगे? तो चित्तवृत्ति, जहाँ पे चित्तवृत्ति शब्द आए रामचंद्र शुक्ल समझ लीजिएगा। नेक्स्ट कोटेशन है, प्रकृति की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी का आविर्भाव हुआ। तब पूछेगा हिंदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो प्रकृति की अंतिम अवस्था अपभ्रंश से हुई। और यह किसके अनुसार हिंदी की उत्पत्ति अपभ्रंश से हुई? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। दो कथन हो गए, दोनों महत्वपूर्ण कथन है। आईएमपी लगा लीजिए, कई सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कथन देखते हैं, सिद्ध साहित्य का महत्व इस बात में बहुत अधिक है कि उससे हमारे साहित्य के आदि रूप की सामग्री प्रामाणिक ढंग से प्राप्त होती है। तो आदि रूप, हमारे साहित्य का आदि रूप की सामग्री प्रामाणिक रूप से कहाँ प्राप्त होती है? तो सिद्ध साहित्य में प्राप्त होती है। सिद्ध साहित्य द्वारा हमारे आदि रूप की सामग्री प्रामाणिक ढंग से प्राप्त होती है। यह कथन किसका है? तो यह कथन आचार्य राम कुमार वर्मा का है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ऐसा मानते हैं। तो इसे याद कैसे रखेंगे? तो आदिकाल सिद्ध पुरुष किसे कहते हैं? तो राम को कहते हैं। राम एक सिद्ध पुरुष थे जो लोकाचार्य की मान्यताओं को स्थापित करते थे। तो राम कुमार वर्मा सिद्ध साहित्य को महत्ता को बताते हुए यह कथन कहे हैं कि आदि रूप का जो प्रामाणिक सामग्री है वह सिद्धों की रचनाओं से प्राप्त हुई है। यही उस सिद्ध साहित्य का सबसे ज़्यादा महत्व है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कथन है, ये सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है अतः शुद्ध साहित्य की कोट में नहीं आता। यह सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है अतः शुद्ध साहित्य कोटि में नहीं आता। यह कथन किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। और किसके विषय में है? तो सिद्ध साहित्य के विषय में है कि यह शिक्षा सांप्रदायिक शिक्षा मात्र आता है अतः यह साहित्य की कोटि में नहीं आता। सिद्धों की सिद्ध साहित्य के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। नेक्स्ट है आध्यात्मिक रंग के, नेक्स्ट कथन देखते हैं, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। आईएमपी लगा लीजिए, कई सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोग गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी बताया है। तो यह किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है कि गीत गोविंद जयदेव द्वारा लिखा रचना है जो आध्यात्मिक संकेत बताए हैं कि यह एक आध्यात्मिक ग्रंथ है, जबकि यह नायिका प्रधान ग्रंथ है। और विद्यापति की पदावली को भी नागिन का लहर कहा गया है कि यह भी एक नायिका प्रधान ग्रंथ है, लेकिन कुछ लोग इसको आध्यात्मिक ग्रंथ मानते हैं। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। नेक्स्ट है, शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमा विंत भारत में दूसरा नहीं हुआ।
गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। यह कथन किसका है? तो यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है गोरखनाथ के विषय में कि शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली, मतलब शंकराचार्य को बहुत ऊंचा मानते थे हजारी प्रसाद द्विवेदी, और उनके बाद सबसे महान व्यक्तित्व वाला गोरखनाथ हैं। वह अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। गोरखनाथ को अपने युग का सबसे बड़ा नेता किसने माना? तो वह हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना। नेक्स्ट है, हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि चंद बरदाई को ही कहा जा सकता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन मिश्र बंधुओं का है। मिश्र बंधु ने लिखा है कि हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि चंद बरदाई को माना जा सकता है। नेक्स्ट IMP लगा लीजिए इस कथन को कि मैं हिंदुस्तानी की तूती हूँ। अगर तुम वास्तव में कुछ मुझसे पूछना चाहते हो तो हिंदी में पूछो, जिससे कि मैं कुछ अद्भुत बातें बता सकूं। चमन तूतिये हिंदुम ता नाज गोयम, यह अमीर खुसरो का कथन है। चमन तूतिये हिंदू ता नाज गोयम, यह इसी का अर्थ है कि मैं हिंदुस्तानी का तूती हूँ। अगर कुछ वास्तव में मुझसे पूछना चाहते हो तो हिंदी में पूछो, जिसमें मैं कुछ अद्भुत बातें बता सकूं। यह अमीर खुसरो की प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं। नेक्स्ट कथन देखते हैं। दोहा या दुहा अपभ्रंश का अपना छंद है। यह दोहा या दुहा अपभ्रंश का अपना छंद है, उसी प्रकार जिस प्रकार गाथा प्रकृति का अपना छंद है। यह भी हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। ऐसे ही कि यदि गाथा या गाहा कहने से इसी तरह एक रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी के कथन मिलते जुलते हैं। कभी कभी कन्फ्यूजन में बच्चे हजारी प्रसाद द्विवेदी के कथन को रामचंद्र शुक्ल टिक मार देते हैं और रामचंद्र शुक्ल के कथन को हजारी प्रसाद टिक मार देते हैं। तो रामचंद्र का शुक्ल का इसी प्रकार एक है कि जिस प्रकार गाथा या गाहा कहने से प्रकृति का बोध होता है, उसी प्रकार दोहा या दोहा कहने से अपभ्रंश का बोध होता है। तो यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी ठीक उल्टा कहते हैं कि दोहा या दोहा अपभ्रंश का अपना छंद है। उन्होंने रामचंद्र शुक्ल ने छंद का प्रयोग किया ही नहीं है। तो दोहा या दोहा अपभ्रंश का अपना छंद है, उसी प्रकार जिस प्रकार गाथा प्रकृति का अपना छंद है। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। अभी मैंने शुक्ल का भी इसी प्रकार कथन बताया। तो कन्फ्यूजन मत होइएगा, ध्यानपूर्वक पेपर दीजिएगा। नेक्स्ट कोटेशन है, उसमें जहाँ एक ओर ईश्वरवाद की निश्चित धारणा उपस्थित की गई है, वहीं दूसरी ओर विकृति करने वाला समस्त परंपरागत कड़ियों पर आघात किया गया है। यह कथन डॉक्टर राम कुमार वर्मा और नाथ संप्रदाय के संबंध में डॉक्टर राम कुमार वर्मा का यह कथन है कि नाथ संप्रदाय में उसमें से क्या तात्पर्य है? नाथ संप्रदायों में जहाँ एक ओर ईश्वरवाद की निश्चित धारणा उपस्थित की गई है, वहीं दूसरी ओर विकृत करने वाली समस्त परंपरागत कड़ियों पर आघात किया गया है। यह नाथ संप्रदाय के संबंध में राम कुमार वर्मा जी का कथन है। नेक्स्ट कथन है, भक्ति काल स्वर्ण काल है। तब यह कथन किसका है? जॉर्ज ग्रियर्सन का कथन है। और ऐसे भी पूछता है भक्ति काल को स्वर्ण काल किसने कहा? तो वह जॉर्ज ग्रियर्सन। IMP लगा लीजिएगा। भक्ति काल 15वीं सदी का पुनर्जागरण है। यह कथन किसका है? तो यह भी कथन जॉर्ज ग्रियर्सन का है। धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है। भक्ति के विषय में यह परिभाषा किसने दिया है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की परिभाषा है कि धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम ही भक्ति है। जब धर्म में हम रस लेने लगते हैं या धर्म के प्रति हम आकर्षित होने लगते हैं, वही भक्ति, उसी का नाम भक्ति है। नेक्स्ट कथन को देखते हैं।
पोषणम तदनुग्रहम पुष्टि, पोषणम तदनुग्रहम पुष्टि। यह कथन कहाँ का है? तो श्रीमद् भागवत से यह कथन लिया गया है। छायावाद और प्रगतिवाद के पूर्व की कविता वैयक्तिक कविता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन डॉक्टर नगेंद्र का है। यह कथन डॉक्टर नगेंद्र का है। नेक्स्ट कथन देखते हैं। वैयक्तिक कविता छायावाद की अनुजा और प्रगतिवाद की अग्रजा है। जो वैयक्तिक कविता है, आधुनिक कविता है, वह छायावाद की अनुजा है। छायावाद के बाद ही ना आधुनिक काल आया, तो इसीलिए अनुजा अनुज माने छोटी बहन, छोटे लोगों को अनुज कहते हैं। तो वैयक्तिक कविता जो आधुनिक कविता है वह छायावाद की अनुजा है, छायावाद से छोटी है, और प्रगतिवाद की अग्रजा है। नई कविता जिसने प्रगतिवाद के लिए एक मार्ग प्रशस्त किया वह वैयक्तिकवाद कविता आदर्शवादी और भौतिकवादी दक्षिण और वामपक्षीय विचारधाराओं के बीच का एक क्षेत्र है। यह कथन किसका है? तो डॉक्टर नगेंद्र का है। नेक्स्ट देखते हैं। द्विवेदी युग जागरण सुधार काल है। द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल किसने कहा? तो डॉक्टर नगेंद्र ने कहा। डॉक्टर नगेंद्र, अगर कैसे याद करेंगे कि जागरण सुधार काल द्विवेदी युग को किसने कहा? तो नगेंद्र। जब नाग आता है, जब नाग को हम देखते हैं तो कितना भी सोए रहेंगे तो जग जाएंगे। जागरण सुधार काल डॉक्टर नगेंद्र। एक गहन बौद्धिकता इन कवियों प्रयोगवादी पर शीशे की परत की तरह जमती जाती है। एक गहन बौद्धिकता इन कवियों से क्या तात्पर्य है? प्रयोगवादी कवियों के। एक गहन बौद्धिकता प्रयोगवादी कवियों पर शीशे की परत की तरह जमती जाती है। छायावाद के रंगीन कल्पना वैभव और सूक्ष्म तरल भावना और चिंतन के साथ पर यहाँ ठोस बौद्धिक तत्व का बोझिलापन है। ये कविताएं अनिवार्य रूप से नहीं, सिद्धांत रूप से भी ध्रुव हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन भी डॉक्टर नगेंद्र का है। यह कथन भी डॉक्टर नगेंद्र का है। नेक्स्ट देखते हैं। मुक्तिबोध का काव्य संकलन चाँद का मुँह टेढ़ा। चाँद का मुँह टेढ़ा किसकी रचना है? तो मुक्तिबोध की रचना है। तो मुक्तिबोध का काव्य संकलन चाँद का मुँह टेढ़ा है, एक बड़े कलाकार की स्केच बुक लगता है। यह कथन मुक्तिबोध की रचना के बारे में किसका है? तो रामस्वरूप चतुर्वेदी का। याद कैसे रखेंगे? जिसने स्वरूप देखा हो हर रचनाओं का, वही तो उसको कुछ भी कह सकता है। तब मुक्तिबोध की कविता चाँद के मुँह टेढ़ा को स्केच बुक किसने कहा है? स्केच बुक किसने कहा है? तो रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। अंधेरे में परम अभिव्यक्ति अस्मिता की खोज है। अंधेरे में परम अभिव्यक्ति अस्मिता की खोज है। यह किसका कथन है? तो नामावर सिंह का कथन है। अंधेरे में कविता पर इन्होंने यह कोटेशन कहा है। नेक्स्ट है। फिर अंधेरे में कविता से ही यह कथन है कि अंधेरे में अंतःस्थल का विप्लव है। अंधेरे में जो कविता है अंतःस्थल का विप्लव है। यह निर्मला जैन का कथन है। यह किसका कथन है? निर्मला जैन का कथन है। अब अंधेरे में कविता किसका है? मुक्तिबोध का है। अभी चाँद के मुँह टेढ़ा के बारे में आप लोगों ने पढ़ा, और अंधेरे में कविता मुक्तिबोध की कविता है। और इसके बारे में फिर शमशेर बहादुर सिंह लिखते हैं कि अंधेरे में कविता देश के आधुनिक जन इतिहास का स्वतंत्रता पूर्व और पश्चात की एक दहकती इस्पाती दस्तावेज है। यह शमशेर बहादुर सिंह का कथन है। अंधेरे में कविता मुक्तिबोध के कविता के बारे में। अंधेरे में आत्मसंशोधन का अनुसंधान है। अंधेरे में कविता बहुत प्रसिद्ध कविता है, चर्चित कविता है मुक्तिबोध का। और इसके बारे में इंद्रनाथ मदान भी लिखते हैं कि अंधेरे में जो कविता है वह आत्मसंशोधन का अनुसंधान है। नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट है कभी हूँ पीछे पहले मानो हूँ। कभी हूँ पीछे पहले मानो हूँ। यह किसका कथन है कि नागार्जुन का कथन है कि मैं का पहले मानव हूँ, मैं कभी भी हूँ और उसके पीछे एक मानव हूँ। विरुद्धों का सामंजस्य कर्म क्षेत्र का सौंदर्य है। यह कथन किसका है? तो यह कथन रामविलास शर्मा का है कि विरुद्धों का सामंजस्य कर्म क्षेत्र का सौंदर्य है। सौंदर्य की वस्तुगत सत्ता होती है, इसलिए यह शुद्ध सौंदर्य नाम की कोई चीज़ नहीं होती। सौंदर्य की एक वस्तुगत सत्ता होती है, इसलिए शुद्ध सौंदर्य नाम कोई चीज़ नहीं होती। यह कथन रामविलास शर्मा का है। यह किसका कथन है? तो रामविलास शर्मा का कथन है। नेक्स्ट देखते हैं, रस्मों रिवाज भाखा की दुनिया से उठ गया, किसका कथन है? तो मुंशी सदा सुखलाल का कथन है। सुखलाल नियाज, नियाज इनका नाम है। तो मुंशी सदा सुखलाल नियाज का कथन है। भाषा को भाखा किसने कहा? तो मुंशी सदा सुखलाल ने। तो रस्मों रिवाज भाखा का दुनिया से उठ गया, मुंशी सदा सुखलाल नियाज का यह कथन है। नेक्स्ट कथन है, हिंदी में रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली आ रही है। रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसको माना? तो चिंतामणि को माना। इसीलिए चिंतामणि के बारे में रीतिकालीन संबंधी कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या लिखते हैं कि हिंदी में रीतिकालीन ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली आ रही है, अतः रीतिकाल का प्रारंभ भी उन्हीं से मानना चाहिए। इसीलिए रीतिकाल का प्रवर्तक चिंतामणि को आचार्य रामचंद्र शुक्ल माने हैं। नेक्स्ट कोटेशन देखते हैं। प्लीज़ सेशन पसंद आ रहा होगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इतना मटेरियल एक पास जुटाना और टाइप करना बहुत टाइम लगता है, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए। आप सबके सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर रचना करने वाले रीतिकाल के सैकड़ों कवि वस्तुतः आचार्य की कोटि में नहीं आते। यह भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है कि जो लक्षण ग्रंथ करते हैं रीतिकाल की परिपाटी में, लक्षण ग्रंथ की परिपाटी में रचना करने वाले सैकड़ों ऐसे कवि हैं जो आचार्य की कोटि में नहीं आते, सिर्फ एक कवि मात्र रह जाते हैं। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अब रीतिकाल के बारे में एक और कथन किसने कहा है कि रीति काव्य के रचयिता यौन और बसंत के कवि भागीरथ मिश्र हैं। भागीरथ मिश्र का यह कथन है कि रीति काव्य के रचयिता यौन और बसंत के कवि हैं। नेक्स्ट है, यहाँ नारी का कोई व्यक्ति या समाज के संगठन की कोई इकाई नहीं, यथासंभव मुक्त विलास का एक उपकरण मात्र है। यह किसका कथन है रीतिकाल के बारे में? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है कि यहाँ नारी का कोई व्यक्ति या समाज के संगठन की इकाई नहीं है, यथासंभव मुक्त विलास का एक उपकरण मात्र है। कि रीतिकाल में जो स्त्री का चित्रण हुआ है वह एक विलासी भावना के रूप में हुआ है। वहाँ रीतिकाल में नारी का कोई व्यक्तित्व या अपना कोई उद्देश्य नहीं है नारी का। नारी एक भोग विलास की वस्तु है रीतिकाल में। तो रीतिकाल के बारे में यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। श्रृंगारिता के प्रति रीतिकालीन कवियों का दृष्टिकोण भोगपरक था। देखिए, यह कथन विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। यहाँ पर भी रीतिकालीन कवियों को भोगवादी कवि बतलाया गया है कि श्रृंगारिक ग्रंथों की इतनी प्रकीर्णता है, इतना है श्रृंगारिक ग्रंथ कि रीतकालीन के कवि का दृष्टिकोण श्रृंगारिक ग्रंथ लिखना एक भोगपरक है, न कि साहित्यपरक है। यह विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का कथन है रीतिकाल के विषय में। अब रीतिकाल के विषय में नेक्स्ट कथन है, भक्ति उनके लिए या किनके लिए? तो भक्ति रीतकालीन कवियों के लिए मनोवैज्ञानिक आवश्यकता थी। कि भक्ति रीतकालीन कवियों के लिए क्या थी? एक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता थी। डॉक्टर नगेंद्र का कथन है,
हिंदू हृदय और मुसलमान हृदय आमने सामने करके अजनबीपन मिटाने वालों में इनका नाम लेना पड़ेगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है और किसके विषय में है? तो जायसी के विषय में। जायसी के विषय में यह रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। नेक्स्ट है, हिंदी नई चाल में 1873 में नहीं ढली। ऐसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि हिंदी नई चाल में ढली 1873, लेकिन उसी का खंडन करते हुए हिंदी नई चाल में 1873 में नहीं ढली। आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखे थे हिंदी नई चाल में ढली 1873 में, तो यह उसी का खंडन करते हुए रामविलास शर्मा क्या लिखते हैं कि हिंदी नई चाल में 1873 में नहीं ढली, बल्कि यह काम बहुत पहले राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद कर चुके थे। 1857 ईस्वी के आसपास राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जैसी हिंदी लिख रहे थे, उसे भारतेंदु ने अपनाया था। इसलिए रामविलास शर्मा ने का यह कथन है कि हिंदी नई चाल में 1873 में नहीं डली। यह 1857 के आसपास ही राजा शिव प्रसाद सितारे हिंदी अच्छी तरह लिखना शुरू कर दिए थे। यह कथन रामविलास शर्मा का है हिंदी के विषय में। भारतेंदु ने कोई नई भाषा नहीं चलाई, उन्होंने प्रचलित खड़ी बोली को साहित्यिक रूप दिया। यह भी आचार्य डॉक्टर रामविलास शर्मा का कथन है। यह भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बातों को खंडन करते हुए, दो कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बातों को खंडन करते हुए रामविलास शर्मा लिखते हैं। हिंदी की नवीन कविता क्रांति दूत है। क्रांति दूत रामेश्वर शुक्ल अंचल का है। तो रामेश्वर शुक्ल अंचल क्रांति दूत किसकी कविता है? तो रामेश्वर शुक्ल अंचल की कविता है। और यह कथन किसका है? तो नंद दुलारे वाजपेयी जी का है। नेक्स्ट है, जब तक मानव हृदय में रागात्मकता का अवशेष रहेगा, तब तक बच्चन की कविता का आकर्षण चिरंतन एक चिरस्थायी रहेगा। यह कथन किसका है? तो डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त का है। नेक्स्ट कथन है, व्यक्तिकवादी कविता मस्ती उमंग उल्लास की कविता है। जो व्यक्तिकवादी कविता है, जैसे निराला की कविता है व्यक्तिकवादी कविता है, उन्होंने अपने पुत्री सरोज स्मृति सरोज के ऊपर लिखा था। तो यह व्यक्तिवादी जो कविता है वह मस्ती उमंग उल्लास की कविता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, चाहे हरिवंश राय बच्चन जी की कविताओं को देख लीजिए, वह मस्ती के कवि कहे जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, मधुशाला की मादकता अच्छा है। मधुशाला किसकी रचना है? तो हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है, जो अमिताभ बच्चन के पिताश्री हैं। तो मधुशाला की मादकता अच्छा है। मधुशाला में हाला प्याला मधुबाला और मधुबाला के चार प्रतीकों के माध्यम से कवि ने अनेक क्रांतिकारी मर्मस्पर्शी रागात्मा एवं रहस्यपूर्ण भावों को बाणी दी है। यह कथन किसका है मधुशाला के विषय में? तो सुमित्रानंदन पंत का है। पंत जी बच्चन जी के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में यह कथन कहे हैं। तो प्लीज़ सेशन पसंद आ रहा होगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सबके लाइक शेयर सब्सक्राइब से हम प्रेरित होंगे ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। नेक्स्ट है, व्यक्तिवादी कविता का प्रमुख स्वर निराशा का है, अवसाद का है, थकान का है, टूटन का है, चाहे किसी भी परिप्रेक्ष्य में हो। यह किसका कथन है? तो रामदरस मिश्र का कथन है व्यक्तिवादी कविता में। देखिए, व्यक्तिवादी कविता निराला जी की है। वह कविता कि इलाहाबाद के पथ पर वह तोड़ती पत्थर इलाहाबाद के पथ पर, उसमें देखिए, उसमें निराशा का भाव भी, अवसाद मीन्स दुख, थकान भी है, टूटना भी है। यह रामदरस मिश्र व्यक्तिवादी कविता के बारे में
कोटेशन कहे हैं। यदि सूर सूर तुलसी शशि उड़गन केशवदास तो बिहारी पीयूष बरसी मेघ है। तो यह कथन किसका है? तो राधाचरण गोस्वामी का है। तो पूछता है कि बिहारी को पीयूष वर्गीय मेघ की संज्ञा किसने दी? तो राधाचरण गोस्वामी ने। राधाचरण गोस्वामी ने बिहारी को पीयूष वर्षी मेघ की संज्ञा दी। और इसका ये केशवदास ने क्या लिखा कि सूर सूर तुलसी भय उड़गन केशवदास और कभी खगोट सब जहतः करत प्रकाश। कि सूर तो सूर्य के समान है और तुलसीदास शशि माने चंद्रमा के समान है और उड़गन माने क्या होता है? जुगनू के समान। उड़गन केशवदास जुगनू के समान है और कभी खगोट और कभी तो जुगनू है। केशवदास को उड़गन माने तारा होता है, तारा के समान माने हैं। और कभी खगोत सब, खगोत में से लब क्या होता है? जुगनू होता है। और कभी तो जुगनू के तरह है, जहाँ तहाँ करे प्रकाश, जहाँ तहाँ प्रकाश करते हैं। नेक्स्ट कथन है, बिहारी का विरह मजाक की हद तक पहुँच गया है। देखिए बिहारी क्या थे? वह रीतकालीन वह विरह नहीं लिखते थे, वह तो नायक नायिका संबंधी ग्रंथ लिखते थे, लेकिन उनका विरह वर्णन मजाक के हद तक पहुंच गया है। अब बताइए वह कैसे लिखते थे कि रामचंद्र शुक्ल का यह बिहारी के विषय में कथन है। बिहारी हिंदी के चौथा रत्न है। यह किसने माना है? तो भगवान दीन ने माना है। लाला भगवान दीन ने बिहारी को चौथा रत्न माना है। यह कथन लाला भगवान दीन का है। बिहारी रीतिकाल के सबसे अधिक लोकप्रिय कवि हैं। तब बिहारी को लोकप्रिय कवि की संख्या किसने दिया है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। बिहारी के बारे में यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। नेक्स्ट देखते हैं, बिहारी के व्यक्तित्व में प्रतिभा, अध्ययन और अभ्यास तीनों का समन्वय मिलता है। यह कथन डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त का है बिहारी के बारे में कि बिहारी का व्यक्तित्व है जो प्रतिभा, अध्ययन और अभ्यास तीनों गुणों का समन्वय है। बिहारी की कविता और बिहारी का व्यक्तित्व। बिहारी में रस के ऐसे छींटे पड़ते हैं कि जिसमें हृदय की कलिका थोड़ी देर के लिए खिल उठती है। इनका एक एक दोहा हिंदी का एक एक रत्न है। यह बिहारी दास के दोहे के बारे में किसने कथन कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है कि बिहारी में रस के ऐसे छींटे पड़े हैं उनके दोहे में कि जो पाठक है उसे हृदय की कलिका पढ़ते समय थोड़ी देर के लिए खिल उठती है। इनका एक एक दोहा है हिंदी साहित्य में एक एक रत्न के समान है। यह रामचंद्र शुक्ल का कथन है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रकृति के नाना रूपों के साथ केशव के हृदय का सामंजस्य कुछ भी न था। यह कथन किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है केशव दास के संबंध में। केशव को कभी हृदय नहीं मिला था। उनमें सहृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि में होना चाहिए। यह कथन केशव दास के बारे में किसने कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। क्यों कहा है? एक ही रात में उन्होंने रामचंद्रिका को लिख दिया था, इसीलिए कठिन काव्य का प्रेत केशवदास को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कह दिया कि यह कठिन काव्य के प्रेत हैं, कि इनको कभी हृदय तो मिला ही नहीं है। इनके हृदय में ना सहृदयता है ना भावुकता है। ऐसा कथन कहने वाले केशवदास के बारे में कौन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। देखिए प्रत्येक कोटेशन अपने आप में महत्वपूर्ण है। यह प्रत्येक कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया सवाल है और पूछे जाने की 100% संभावना है। तो प्लीज़ सेशन पसंद आ रहा होगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे चैनल पर ऐसे ही महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के क्वेश्चन पढ़ाए जाते हैं। अब साहित्य से संबंधी उक्ति को पढ़ लेते हैं। केशवदास के बारे में क्या लिखते हैं साहित्य के बारे में? केशव के संवादों में पात्रों के अनुकूल
क्रोध, उत्साह आदि व्यंजक भी सुंदर तथा वाक्पटुता और राजनीति के दांव पेच का आभास भी भावपूर्ण है। यह उनके संवादों के विषय में केशव दास के साहित्य के विषय में किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। नेक्स्ट कथन देखते हैं। भक्ति काल की वेगवती धारा को रीति पथ पर मोड़ने के लिए प्रभावशाली व्यक्तित्व की आवश्यकता थी। प्रतिभा से पुष्ट यह व्यक्तित्व केशव का था। तो केशव के बारे में यह कथन किसका है? तो डॉक्टर नगेंद्र का यह कथन है। नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट कथन को, भाषा के लक्षक और व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इनकी पूरी जानकारी इन्हीं घनानंद को ही थी। यह रामचंद्र शुक्ल घनानंद के विषय में लिखते हैं। नेक्स्ट है, हिंदी के इतने सारे कवियों के बीच घनानंद ने अपने आंसुओं से रो रहे हैं, किराए के आंसुओं से नहीं। कि और सब कवि तो कल्पना के द्वारा काव्य रचे हैं और कल्पना के आंसुओं को रोए हैं, आंसुओं को अपने काव्य में समाहित किए हैं। कि लेकिन रीतिकाल में घनानंद ऐसा कवि हैं जिन्होंने किराए के आंसुओं पर अपनी काव्य रचना नहीं की है, खुद के आंसुओं को काव्य में पिरोया है। सुजान के प्रेम में पागल घनानंद किराए के आंसुओं से नहीं रो रहे हैं, खुद के आंसुओं से अपने काव्य में रो रहे हैं। यह कथन किसने कहा है घनानंद के विषय में? तो रामधारी सिंह दिनकर का कथन है। यह प्रत्येक कथन अपने आप में महत्वपूर्ण है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कबीर आदि निर्गुण संत कवियों में ज्ञान मार्ग की जो बातें हैं वे हिंदू शास्त्रों की हैं, जिनका संचय उन्होंने रामानंद के उपदेशों से किया है। यह कथन किसका है कबीर के बारे में? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। नेक्स्ट देखते हैं। सूर के भ्रमर गीत में जितनी सहृदयता एवं भावुकता है उतनी ही चतुरता एवं वाग विविधता है। यह सूरदास के भ्रमर गीत के बारे में किसका कथन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। वह लिखते हैं कि सूरदास के जो भ्रमर गीत रचना है उसमें सहृदयता एवं भावुकता उतनी ही चतुरता एवं वाग विविधता भी है। नेक्स्ट है, नवीन प्रसंगों की उद्भावना सूर काव्य की ऐसी विशेषता है जो तुलसी में उनकी नहीं है। सूरदास की कल्पना तुलसीदास से ऊंचा उठाकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि नवीन प्रसंग और उद्भावना जितना सूरदास के काव्य में है उतना तुलसीदास में नहीं है। यह भी कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है सूरदास के विषय में। अब देखिए, लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय का अपार धैर्य लेकर आया हो। उनका मतलब तुलसीदास के विषय में। तुलसी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। यह कथन किसका है? तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन है तुलसीदास के विषय में कि लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय का अपार धैर्य लेकर आया हो। उनके काव्यों में सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। देख लीजिए, भाई का समन्वय कैसे कैसे है कि एक दूसरे के प्रति समन्वय की भावना कितना है, जाति पात का समन्वय। तुलसीदास के हर काव्य में हर चीज़ का समन्वय ही, इसीलिए हजारी प्रसाद समन्वय ही दिखता है। इसीलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी उनके काव्य को समन्वय की विराट चेष्टा कहते हैं। हिंदी के मध्यकाल का भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। यह किसका कथन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या है? उर्दू यामिनी भाषा है। यह किसका कथन है? तो लल्लू लाल का है। इनकी रचना प्रेम सागर, उर्दू यामिनी भाषा है। उर्दू को यामिनी भाषा किसने कहा है? तो लल्लू लाल ने कहा है। कहाँ कहा है? तो प्रेम सागर की रचना करते वक्त यामिनी भाषा छोड़ने की बात लल्लू लाल ने की थी। तो प्रेम सागर किसकी रचना है? लल्लू लाल की रचना है। हिंदी आर्य भाषा है। यह किसका कथन है? तो दयानंद सरस्वती का है। हिंदी एक भद्दी बोली है। हिंदी को भद्दी बोली किसने कहा है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने, गारसा दत्तासी ने कहा है। इनके ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतवार दल्ला लेतिरुतर हिंदुई हिंदुस्तानी।
केदार आँखों से पान किए हुए सौंदर्य के कवि और कलाकार हैं। यह किसका कथन है? तो शमशेर बहादुर सिंह का कथन है। सचमुच ही यह कवि आरसी प्रसाद सिंह मस्त हैं। सौंदर्य को देख लेने पर यह बिना कहे नहीं रह सकता, भाषा पर यही सवारी करता है। यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। किसके विषय में? तो आरसी प्रसाद सिंह के विषय में। नेक्स्ट देखते हैं। मैं हिंदी और उर्दू का दोआब हूँ। तो अपने को दोआब के कवि किसे माना जाता है? तो शमशेर बहादुर सिंह को माना जाता है और वह हिंदी और उर्दू के दोआब माने हैं खुद को। टेक्निक में एजरा पाउंड मेरा सबसे बड़ा आदर्श है। यह भी कथन शमशेर बहादुर सिंह का है। शमशेर कवियों का कवि है। या किसने शमशेर को कवियों का कवि किसने माना है? तो अज्ञेय जी ने माना है। शमशेर का गद्य हिंदी का जातीय गद्य है। यह शमशेर के गद्य के बारे में किसकी उक्ति है? तो रामचंद्र तिवारी जी की उक्ति है। शमशेर प्रणयन जीवन का प्रगल्भ रसवादी कवि हैं। यह कथन किसका है शमशेर जी के बारे में? शमशेर बहादुर सिंह के बारे में? तो मुक्तिबोध का है। मुक्तिबोध लिखते हैं कि शमशेर प्रणय जीवन का प्रसंगबद्ध रसवादी कवि हैं। शमशेर की शमशेरियत यह किसकी रचना है? शमशेर की शमशेरियत किसकी रचना है? तो विष्णु खरे जी की रचना है। शमशेर की मूल मनोवृत्ति एक इम्प्रेशनिस्ट चित्रकार की है। यह भी मुक्तिबोध का कथन है शमशेर बहादुर सिंह के बारे में। शमशेर की आत्मा ने अपनी अभिव्यक्ति की एक प्रभावशाली भवन अपने हाथों से तैयार किया। यह भी शमशेर बहादुर सिंह के बारे में मुक्तिबोध जी का कथन है। नेक्स्ट है गोविंद नारायण मिश्र के अनुप्रास गुथे शब्द गुच्छों का अटाला है। गोविंद नारायण के विषय में यह कथन किसका है? तो रामचंद्र शुक्ल का है। उनके काव्यों में जो अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है उसको गुच्छों का अटाला किसने कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। नेक्स्ट देखते हैं। यह नाटक पौराणिक है, न ऐतिहासिक न यथार्थवादी। यह तो एक मॉडर्न एलिगोरी आधुनिक अनुक्ति का मंचीय रूप है। यह कथन जगदीश चंद्र माथुर ने लिखा है। पहला राजा यह नाटक नेहरू को समर्पित है। जगदीश चंद्र माथुर का रचना है पहला राजा और यह चाचा नेहरू को समर्पित यह नाटक है। इसी का यह पंक्ति है कि यह नाटक पौराणिक है, न ऐतिहासिक है, न यथार्थवादी। यह तो एक मॉडर्न एलिगोरी आधुनिक अनुक्ति का मंचीय रूप है। तो आज का यह सेशन यहीं समाप्त हुआ। कैसा लगा सेशन प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप लोग वीडियो देखते हैं कमेंट नहीं करते हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा यह सेशन कैसा आप लोगों को लगा। और ऐसे ही वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।